नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। न्यू ईयर 2025 में उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रदेश में 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सिटी विकसित की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मासिक पत्रिका योगी की पाती के जरिए प्रदेशवासियों को बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम साझा किए गए पत्र में लिखा कि वर्ष 2026 में प्रवेश का समय है और 2025 का वर्ष टेक्नोलॉजी, एआई और डेटा में नवाचार के नए मापदंड स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भविष्य चहुमुखी विकास के नए मानक गढ़ रहा है और सुशासन के कारण ब्रांड यूपी वैश्विक स्तर पर सशक्त हुआ है। सीएम ने अपने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का राज्य बन चुका है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि 2026 के लिए एक विशेष संकल्प लें और अपने आसपास से कम 5 बच्चों को कंप्यूटर और एआई के प्रति जागरूक करें। साथ ही सप्ताह में कम से कम 1 घंटा ज्ञानदान करने का आहवान किया जाए। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि न्यू ईयर 2025 में बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रदेश में बनेगी 2 एआई सिटी, यूपी को मिलेगा एआई सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पत्र में लिखा है, जहां सीएम योगी की पार्टी में बड़ा ऐलान किया गया। निवेशकों के विश्वास का राज्य यूपी बनता हुआ नजर आएगा। तकनीकी नवाचार का केंद्र यूपी अब गढ़ने जा रहा है। डिजिटल पावर हाउस का प्रदेश बन रहा है। 29,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि न्यू ईयर 2026 में बड़ा तोहफा, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी में बड़ा ऐलान किया है। और इसके साथ ही प्रदेश में बनेंगी 2 एआई सिटी और इसके साथ ही बता दें कि डिजिटल पावर हाउस का बड़ा ऐलान और इसके साथ ही न्यू ईयर 2026 में बड़ा तोहफा, प्रदेश में बनेंगी 2 एआई सिटी, यूपी को मिलेगा एआई सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी में लिखा है, सीएम योगी की पार्टी में बड़ा ऐलान हुआ है। निवेशकों के विश्वास का राज्य यूपी अब बनने जा रहा है। तकनीक नवाचार का केंद्र यूपी और डिजिटल पावर हाउस का प्रदेश बनेगा। इसके साथ ही बता दें कि 29,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। और इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी भविष्य का रोड मैप तैयार हुआ है। प्रदेश में बनेंगी 2 एआई सिटी और इसके साथ ही बता दें कि तकनीक और नवाचार का केंद्र यूपी अब बनता हुआ नजर आएगा। सुशासन से मजबूत होगा ब्रांड यूपी। और युवाओं से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास अपील की है, जहां आसपास के कम से कम 5 बच्चों को कंप्यूटर एआई सिखाए। डेटा सेंटर नीति से निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। 29,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। 9 शहरों में बनेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और युवाओं के रोजगार के नए अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। गोरखपुर में आयोजित माननीय विधायक खेल 2025 के विजेताओं को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस अवसर पर सीएम योगी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों के माध्यम से युवाओं के स्वर्गीय विकास पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। से ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेल की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे उपनगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। और उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को फिर बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। ऐसे ही गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने कहा है, ये जनवरी प्रथम सप्ताह में प्रतियोगिता होगी, जिसमें
कला की अलग अलग विधाओं के बारे में, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इन सब की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और 11 से 13 जनवरी को जब गोरखपुर महोत्सव के आयोजन होंगे, तो मुख्य महोत्सव के कार्यक्रम में जो प्रतिभागी सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे गायन, वादन, नृत्य, नाट्य में, उन्हें वहां पर सम्मानित करने का काम भी गोरखपुर महोत्सव के उस आयोजन में करेंगे। बहनों और भाइयों, आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। देखिए, ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेली पार्क के पास, वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर बड़ा स्टेडियम बने। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो गया है और वहां पर बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी वहां पर चल रहा है। हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, यह भी तैयारी है। और अभी मैं एक दिन गोरखपुर महानगर के सभी संस्थाओं के साथ बैठने वाला हूं और मैं सबको बोलूंगा कि वे एक एक खेल को गोद लें, हर संस्था एक एक खेल को। कुछ सहयोग वो करे, कुछ सरकार करेगी। वहां पर अच्छे कोचेज रखे जाएंगे, बच्चों को खेल के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, आगे बढ़ेंगे। और जब हमारा युवा खेलेगा तभी देश खिलेगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। क्योंकि जीवन के जितने भी सफलताओं का मार्ग है वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है और स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में बड़ी घटना सामने आई है, जहां 170 भेड़ें अचानक मर गई हैं और जबकि दर्जनों अन्य भेड़ों की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक भेड़ें राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास बता दें कि चल रही थी। पूरे इलाके में शोर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी मेडिकल टीम बुलाई गई। बची हुई भेड़ों का इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। मरी हुई भेड़ों को प्रशासन ने बता दें कि खुदवाकर दफनाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही उनके प्रति भेड़ 10,000 रुपये आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि 170 भेड़ों की मौत से हड़कंप मच गया है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, जहां बता दें कि मुआवजा वितरित भी किए जाएंगे।
और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि दर्जनों अन्य भेड़ों की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ पे बता दें कि इलाके में बड़ी घटना सामने आई है, जहां 170 भेड़ें अचानक से मर गईं, जबकि दर्जनों अन्य भेड़ों की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक भेड़ें राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास चल रही थी। पूरे इलाके में शोर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी मेडिकल टीम बुलाई गई। बची हुई भेड़ों का इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं मरी हुई भेड़ों को प्रशासन ने खुदवा कर दफनाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रति भेड़ 10,000 रुपए आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। चौकी इंचार्ज घैला द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ भेड़ें घैला के पास बीमार हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है, जिसमें पशु चिकित्सालय भिटौली की टीम पहुंचकर भेड़ों का चिकित्सा की गई। साथ में जो भेड़ें मृत हो गई थी उनका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया, जिनके अंग 100 का अंग विच्छेदन करने पे सामान्य रूप से सेवन करने वाली घास प्राप्त हुई, जिसके परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जिसमें मृत्यु का कारण। अब मेरा नाम शिवरतन है साहब। मैं आया भेड़ चराने यहाँ। भेड़ चराने रेला गाँव में जो है तो पुल के पास में भेड़ी हमारी रही, तो कोई पदार्थ खा लिया है, कुछ हो खा लिया हो तो उसमें प्रॉब्लम हो गया, हमारी भेड़ मरने लगी। फिर हमको जो है समस्या समझ में आई तो फिर कंप्लेन किया हर जगह पर। चौकी से पुलिस भी आई, सहयोग भी अच्छा दिया, डॉक्टर भी बुलवाए तो इलाज भी कराया। जो ठीक भया जो नहीं ठीक भया उसका हमको जो है तो क्लेम भी योगी सरकार के द्वारा हमको मिला है। तो कोई माल जहाँ तहाँ घूम रहा है, कोई बैठा है, कोई उठता ही नहीं। और 2-3 जब स्टार्टिंग करने को हुई तो फिर देखे तो सर बोलो क्या करें। कहाँ ले गए थे चराने के लिए? इस तरफ ले गए थे। तो वो कूड़ा कहाँ से आया? सर वो कूड़ा नहीं था सर, खाना जो पहले मोदी आया था उसका जो खाना लोग खाए, जो खाना पड़ा था यहाँ पे उसको कल दिन भर हम लोग भेड़ी पे चराए, शाम को इस पर रोक दिया, उसी को खाकर साहब इधर मर गए। हम लोग गरीब आदमी क्या करें। कितने भेड़े हैं? भेड़ 300 सर, 100-150 भेड़ी तो मर चुकी साहब जी। उसका बच्चा हम लोग क्या करें। कोई अधिकारी अभी तक आया? कोई नहीं आया सर। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? देखिए वर्षा, जिस तरीके से बात की जाए 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन था, उसी के पास जब भेड़े चरने के लिए गई तो वहां पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ पड़े हुए थे और उसके बाद से ही जो भेड़ है उन्होंने उन पदार्थों को खाया और कहीं ना कहीं उन सभी भेड़ों की जो लगभग 170 के करीब में जो भेड़े हैं उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद से जो हड़कंप है वो मच गया। कहीं ना कहीं पुलिस की बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए या नगर निगम की टीमों की बात की जाए तो लगातार सभी मौके पर हैं और सभी जो भेड़ हैं उनके इलाज के लिए लगातार उनका प्रयास जारी है और कहीं ना कहीं जो भेड़ें मृतक हो गई हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक मदद की भी मुख्यमंत्री ने बात कही और कहीं ना कहीं जो आर्थिक मदद है 10,000 रुपए की वो भी पर भेड़ों के हिसाब से उनको दे दी गई और हालांकि जो चरवाहे हैं जिनकी भेड़ थी वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो फैसले से कहीं ना कहीं काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर प्राथमिक दृष्टिया देखा जाए तो जो वहां पर जो अपशिष्ट पड़े हुए थे पदार्थ उनकी वजह से जो भेड़ों की स्थिति है वो नाजुक हुई थी। हालांकि जो डॉक्टर है जो पशु चिकित्सक है उन्होंने जो तमाम जो भेड़ें मृतक हुई थी उसके बाद से उनकी जो पोस्टमार्टम किया है, पोस्टमार्टम के बाद जो चीजें हैं जो पोस्टमार्टम में जो यूज होती हैं उनको अपने साथ रखा है और लैब में भेज करके उनकी जांच चल रही कि क्या कुछ चीजें थी, किस तरीके का जो अपशिष्ट पदार्थ था या क्या कुछ केमिकल था जिनको खाने के बाद उनकी इस तरीके की सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पूरे मामले की जायजा लिया है और कहीं ना कहीं जो चिकित्सक हैं पशु चिकित्सक उनसे भी सामंजस्य बनाया हुआ लगातार उनसे भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि क्या स्थिति है और किस तरीके का पदार्थ था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिला प्रशासन की बात की जाए या मुख्यमंत्री की बात की जाए या नगर निगम की टीम की बात की जाए लगातार सभी लोग मुस्तैद हैं और अपनी अपनी जो कार्यवाही है वो कर रही हैं। वर्षा।
अमन, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ये घटना कैसे घटी, क्योंकि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी पशुओं और सभी गौ को लेकर हमेशा सक्रिय नजर आते हैं, ऐसे में ये घटना काफ़ी सवाल खड़े करती है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है। अब क्या लगता है मामला किस तरफ रुख लेता हुआ नजर आएगा? देखिए, जिस तरीके से वर्षा अगर बात की जाए, जिस जगह पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना हुआ है वो एक समय में एक बड़ा डंपिंग यार्ड यानी कि कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था। यानी कि अगर बात की जाए वहां पर जो स्थिति थी आज से लगभग 2.5-3 साल पहले की अगर बात की जाए तो वहां पर एक कूड़े का बहुत बड़ा पड़ाव अंबार था, लेकिन कहीं ना कहीं उस कूड़े के पड़ाव को हटाया गया। उसके बाद वहां साफ सफाई की गई, उसके बाद राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की जो नींव है वो रखी गई और लगभग 2.5-3 साल के बाद वो प्रेरणा स्थल बनकर तैयार। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो जमीन होती है या जो चीजें होती हैं वहां पर ऐसे कुछ ना कुछ केमिकल्स या ऐसे कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं जिनका काफी समय तक उनका जो रिएक्शन है वो रहता है। तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन ही एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लगातार जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सभी टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पूरे इस मामले का खुलासा किया जाए कि क्या किस तरीके से घटना हुई है और क्या क्या चीजों की वजह से जो पशु हैं उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मुख्यमंत्री का तरफ से सख्त और साफ निर्देश है इस सभी तरीके से इसका डीपली जांच की जाए और जांच में जो भी चीजें निकल करके आती हैं उनका साफ तौर पर संज्ञान ले और उसका पूरी तरीके से उसकी जांच रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करे। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो एक बड़ा कूड़े का भंडार था, वो खत्म होने के बाद कुछ चीजें रह गई हैं जिसका शायद अभी भी कोई ना कोई अगर उनकी अगर पॉइंट्स को जोड़े जाए तो कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स का भी इसमें रुख समझ में आता है। वर्षा, ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में विशेष सम्मेलन का आयोजन और 19 से 21 जनवरी तक होगा विशेष सम्मेलन। विधानसभा विधान परिषद के सभापति यहां शामिल होंगे, राज्यों के अध्यक्ष करेंगे सम्मेलन में शिरकत। 22 जनवरी को अयोध्या दौरे पर जाएंगे राज्य अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 22 जनवरी को अयोध्या दौरे पर जाएंगे राज्य अध्यक्ष। विधानसभा विधान परिषद के सभापति यहां शामिल होंगे। 19 से 21 जनवरी तक इस विशेष सम्मेलन का आयोजन होगा। लखनऊ में विशेष सम्मेलन का आयोजन 19 से 21 जनवरी तक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां विधानसभा विधान परिषद के सभापति शामिल होंगे, राज्यों के अध्यक्ष करेंगे सम्मेलन में शिरकत। 22 जनवरी को अयोध्या दौरे पर जाएंगे राज्य अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का जमावड़ा होने जा रहा है। 19 से 21 जनवरी तक विशेष सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद सभापति शामिल होंगे। सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल होंगे और 22 जनवरी को अयोध्या दौरे पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हरदौई में महाराजा बिजली पासी की जयंती के अवसर पर बहुजन संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रावधान में नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे। उन्होंने बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में 2 करोड़ 8-9 लाख वोट काटे गए हैं और 2024 के चुनाव में पड़े वोटों की जिम्मेदारी किसकी होगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए 2.89 करोड़ वोट काटा गया है। आप समझिए, अगर 2.89 करोड़ वोट एक साल के अंदर कटा है तो 2024 के चुनाव में ये वोट पड़ा था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री 4 करोड़ वोट के कटने की बात कह रहे थे, फिर 10 दिन का समय बढ़ा और 1.25 करोड़ वोट किसका बढ़ गया है। मैं इस पूरी प्रक्रिया को एक धांधली मानता हूँ, इसलिए पुनः जो वोटर है सबको वोटिंग राइट मिले, इसके लिए नए तरीके से काम करने की जरूरत है।
और प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा सेंटर फाइनल और 10वीं और 12वीं परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होंगी और इसके साथ ही 52 लाख से अधिक परीक्षार्थी यहां पंजीकृत। हाई स्कूल में 27 लाख विद्यार्थी और इंटरमीडिएट में 24 लाख छात्र। इसके साथ ही बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी परीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंटरमीडिएट में 24 लाख छात्र, हाई स्कूल में 27 लाख विद्यार्थी और 52 लाख से अधिक परीक्षार्थी यहां पंजीकृत और 10वीं 12वीं परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होंगी। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां 52 लाख से अधिक परीक्षार्थी यहां पंजीकृत। 10वीं 12वीं परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होंगी। हाई स्कूल में 27 लाख विद्यार्थी और इंटरमीडिएट में 24 लाख छात्र और परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होंगी। श्रावस्ती जिले से पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। सैकड़ों मतदाताओं के नाम सूची से गायब बताए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दरअसल श्रावस्ती जिले में क्षेत्रीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आरोप है कि जिले की कई ग्राम पंचायतों में सैकड़ों पात्र मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। विकास खंड में बता दें कि ग्राम पंचायत अकबरपुर में लगभग 250 मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, जबकि ग्राम पंचायत नौबस्ता में स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है, जहां करीब 500 मतदाताओं के नाम गायब होने का आरोप है। बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई है। जितना हम लोगों ने परिवर्धन, विलोपन, संशोधन में दिए थे, उसमें एक भी नाम बढ़े नहीं हैं और न घटे हैं विलोपन के अनुसार। विलोपन में हमने परिवर्धन में बढ़ाने के लिए 515 नाम दिए थे। ग्राम पंचायत नौबस्ता बूथ 193, 94, 95, 96 में हर बूथ वाइज चारों बूथों में मिला करके 515 नाम बढ़ाने को दिए थे। एक भी नाम उसमें से नहीं बढ़ा। 232 नाम हमने विलोपन के लिए दिए थे, उसमें भी कोई छुआ नहीं है। उसके अलावा जो हमने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना दी ही नहीं, उसमें से 229 नाम काट दिए गए। जो ग्राम पंचायत में मतलब इतना आक्रोश है लोगों के अंदर, प्रधान, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी या अन्य सम्मानित लोग जिसका नाम कट गया है, वो सभी लोग डिस्टर्ब भी हैं और लोग एक अविश्वास की भावना भी पैदा हो गया है। जी, मैं ग्राम पंचायत नौबस्ता का प्रधान प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। हमारे ग्राम सभा में 500 कुछ वोट रामचंद्र दुबे को दिया गया था बढ़ोतरी के लिए। उसमें से उन्होंने सारा ऑनलाइन किया, लेकिन कुछ कमी रहेगी। क्या बात हुआ, वहाँ सूची में एक भी नाम फीड नहीं हुआ। दूसरी बात, एक सूची मिली थी उस मैपिंग करने के लिए कि वेरीफाई होनी थी, उसमें आधार का 4 अंक देना था। उसमें कुछ अंक दे, कुछ नहीं दे, उसमें से करीब 400 वोट उसमें से काट दिए गए। अब हमारे मौजा में बहुत असंतोष व्याप्त है कि कैसे चुनाव होगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। ये सब दिक्कत बहुत है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको सही कराकर हमारे यहाँ की सूची सही करेंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं आप, इसको लेकर के आपके ग्राम पंचायत के बहुत से वोटरों का नाम गायब हुआ है, इसको लेकर के किसी प्रशासनिक अधिकारियों से आपने बात किया है? हाँ, कल शाम को हम लोग एसडीएम साहब से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि फार्म 2 भरकर जमा कीजिए, हम इसको लखनऊ भेजकर छपवाएंगे। किसकी कमी मानते हैं आप? ये एसडीएम साहब से बात हुई, वो तो बेलू की कमी बता रहे हैं। संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार कब्रिस्तान की लगभग 8 बीघा भूमि पर कब्जा कर लोगों ने इमारतें और दुकानें बना रखी हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उनके निर्देशन में जमीन की नापतोल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संभल कोतवाली क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम बता दें कि नापतोल का कार्य कर रही है। जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी पर रुख करेंगे हमारे संवाददाता सत्यपाल का। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल वर्षा, मैं बता दूं जिस तरीका से जो जनपद संभल के जो शाही जामा मस्जिद व हरिहर मंदिर है, उस विवादित स्थल के पास में 8 बीघा कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान को लेकर के लोगों के द्वारा प्रशासन को शिकायत मिली थी और शिकायत के आधार पर आज राजस्व विभाग की टीम थी, वो वहाँ 8 बीघा कब्रिस्तान पर जो अवैध कब्जा कर रखा था उसकी नापतोल करने पहुंची थी। उसमें बताया करीब 23 दुकानें और कुछ घर हैं, उन पर जो चिन्हित किया गया है, संभल के जिला अधिकारी के द्वारा बताया गया है। तो वहां पर जो राजस्व विभाग की टीम ने करीब 1 से 2 घंटे तक वहां पर नापतोल की। और सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था। 8 थानों का संभल में पुलिस फोर्स तैनात था और RRF PSC के जवान भी मौके पर मौजूद थे। संभल के DM और SP वहां पर मौजूद थे। संभल के DM और SP के द्वारा वहां पर पूरी जानकारी दी गई थी। SP की तरफ से तमाम जो पुलिस फोर्स था वो लगातार लोगों को जानकारी कर रहा था। और 2-3 दिन पहले प्रशासन के द्वारा वहां पर बैठक की गई तो उन्हें बताया गया था कि आप नापतोल की जाएगी, क्योंकि जो अवैध कब्जा कर रखा है तो उसी को लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। संवेदन इलाके में और उसमें जो जामा मस्जिद का इलाका है उसमें ड्रोन कैमरे से और CCTV कैमरे से कड़ी निगरानी रखी गई थी और जिससे अभी भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि कोई भी हिंसा ना हो सके। संभल के जो सोशल मीडिया और जिस पर जो अफवाह उन पर सख्त नजर रखी जा रही है। तमाम जिस तरीका से संभल के SP का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से नापतोल की जा रही है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संभल प्रशासन में लगातार 24 नवंबर 2024 में जो हिंसा हुई उसके बाद लगातार अवैध कब्जा की बात की जाए, अवैध निर्माण की बात की जाए तो लगातार संभल प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। और आज जो संभल के जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 23 दुकानों को चिन्हित किया गया, उसमें कुछ जो जमीन है उसको चिन्हित किया गया। पहले इन्हें नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है सत्यपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।